एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हमने क्या थे दिन भर की स्पेस और डिफेंस की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। यदि आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो गगनयान प्रोजेक्ट की तरफ से आ रही है। आपको पता है कि हमारे जो एस्ट्रोनॉट हैं, अभी एस्ट्रोनॉट वो नहीं बने हैं, वो इंडियन एयरफोर्स के पायलट हैं और 4 इस प्रकार के पायलटों को ग्लाबोस्कोसमोस ट्रेनिंग दे रही है रशिया में, जो कि रोस्कोसमोस की ही एक सब्सिडरी है। तो इसके द्वारा एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग दी जाती है। तो भारत के जो पायलट हैं वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो इनकी ट्रेनिंग रिज्यूम हो चुकी है, जो कि मार्च के अंतिम में रोक दी गई थी इस चाइनीज वायरस महामारी के कारण, और जिसके कारण ऐसा लग रहा था कि जो हमारा गगनयान प्रोजेक्ट है वो आगे खिंच सकता है। पर ज्यादा डिले इसमें नहीं हुआ है, कुछ 1.5 महीनों का ही डिले हुआ है और हम अब अपने एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग होते हुए सुन रहे हैं। इसमें अभी क्लासरूम जो डिटेलिंग है वो दी जा रही है, अभी प्रैक्टिकल डिटेलिंग नहीं हो रही है। ये जो पूरा का पूरा ट्रेनिंग है वो लगभग 11 से 12 महीनों तक चलने वाला है, और उसके बाद जब ये भारत वापस लौटेंगे तो भारत का जो क्रू मॉड्यूल है उसको चलाना सीखेंगे, उसकी बारीकियां सीखेंगे। इसके अलावा बात करें, यूएस ने जो ताइवान को टॉर्पीडो सेल अप्रूव कर दी है। 18 हैवीवेट टॉर्पीडो उनको बेची जाएंगी। MK48 इन टॉर्पीडोज का नाम है, जिनका कुल मूल्य जो है वो $180 मिलियन का है। इससे पहले हम लोगों ने यह सुना था, अमेरिका की तरफ से यह सुना था और उनके सीनेट में यह बिल भी प्रस्तुत किया गया था कि भारत, ताइवान और वियतनाम को स्ट्रांग बनाया जाए चाइना के खिलाफ। तो इसी मानसिकता से हो सकता है इस सेल को अप्रूव किया गया हो। हालांकि ये जो सेल होती हैं ये बहुत पहले से ही लाइन में लगी होती हैं और समय आने पर इनको अप्रूव किया जाता है, पर ये जो सिनारियो है उसका भी इफेक्ट जरूर पड़ता है। और भारत के स्टैंड में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और बहुत अच्छा बदलाव इसको माना जा सकता है। आपको पता है कि ताइवान में कल मैंने आपको बताया था कि नई गवर्नमेंट बनी है और स्वेरिंग सेरेमनी थी कल ही, तो उसमें भारत की तरफ से भी 2 MPs ने भाग लिया। क्या MPs थे? मीनाक्षी लेखी और राहुल कासवान। असल में उनके प्रेसिडेंट की जो शपथ ग्रहण समारोह था वो वर्चुअली हो रहा था और कुछ 41 देशों के 92 लोग इसमें भाग लिए थे। इसमें हमारी तरफ से मीनाक्षी लेखी जी ने जो एक मैसेज है, वीडियो मैसेज, उसको भेजा ताइवान, जिसको इस जो शपथ ग्रहण समारोह है इसमें चलाया भी गया। इसके अलावा उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुछ बातें भी कही, जिसमें यह सबसे महत्वपूर्ण था कि भारत और ताइवान के बीच में अच्छा टाई है और वो इस कारण से है कि दोनों ही देश डेमोक्रेटिक देश हैं। इसके अलावा दोनों ही देश फ्रीडम को मानते हैं और इंडिपेंडेंट हैं। तो एक तरह से यहां पर भारत ने ताइवान का इस प्रकार से समर्थन किया है कि वो इंडिपेंडेंट हैं, वो कभी भी चाइना के साथ रीयूनिफिकेशन में नहीं जाने वाले हैं। कल मैंने आपको ये जरूर बताया था कि चाइना ने जो अमेरिका की तरफ से कांग्रेचुलेशन मैसेज किया था ताइवान के प्रेसिडेंट को दोबारा इलेक्ट होने पे, उस पर प्रतिक्रिया दी थी, पर भारत के मैसेज पे उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पर उनकी तरफ से एक जो कॉमन मैसेज है वो यही निकलकर सामने आया है कि ताइवान को इस प्रकार से सपोर्ट ना करें और ये ना समझें कि ताइवान चाइना से दूर जा सकता है या उसका रीयूनिफिकेशन नहीं हो सकता है। वहीं बात करें नेपाल की, और नेपाल और भारत के बीच में जो ये समझा जा रहा है कि रिश्ते बिगड़ रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। जो सरकारें हैं वो अपनी अपनी राजनीति कर रही हैं, पर जो लोग हैं वो लोग ये जानते हैं कि भारत और नेपाल के जो लोग हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। इसका एक सबूत नेपाली लोगों ने खुद दिया। जो लिपुलेख पास है वहां पर कुछ नेपाल के जो कम्युनिस्ट नेता हैं, उनके जो कुछ कार्यकर्ता हैं, वो ध्वज लेके पहुंच गए, नेपाल का ध्वज लेके पहुंच गए और इसको लिपुलेख जो जगह है वहां पर, जो अभी भारत के कंट्रोल में है, वहां पर इसको गाड़ना चाहते थे, इस फ्लैग को होस्ट करना चाहते थे। पर उस जो बॉर्डर के पास के लोग हैं, गांव वाले लोग, उन्होंने इन लोगों को इस प्रकार की चीजें नहीं करने दी। यह 18 मई की घटना है, जब उनके प्राइम मिनिस्टर एक नया मैप जारी करने ही वाले थे, जिसमें कि लिपुलेख को नेपाल का हिस्सा बनाया दिखाया गया है। यह इसलिए इन्होंने किया, जो ये खबर निकल कर आई, इसलिए इन्होंने किया कि वो जानते हैं कि भारत से ही उनकी रोजी रोटी चलती है और वो भारत से बहुत ज्यादा कनेक्टेड अपने आप को मानते हैं। तो वो किसी भी राजनीति के तहत इस संबंध को बिगड़ने नहीं देना चाहते हैं। और यही मैं भारतीय लोगों से भी कहता हूं, क्योंकि ये जो केपी ओली की सरकार है वह केवल
आग लगाने का काम करेगी, जिसके बाद हम नेपालियों को गरियाएंगे, नेपाली हमें गरियाएंगे, फिर ये सरकार चली जाएगी और लोगों के बीच में दूरी रह जाएगी, जो कि चाइना का मेन टास्क है, जो कि चाइना हमेशा से चाहता है, क्योंकि वर्षों से नेपाल और भारत हमेशा साथ रहे हैं। चाइना को घुसने का कोई मौका नहीं मिलता था, पर अब उनको घुसने का मौका मिल रहा है और उनकी जब प्रभुत्व की सरकार बनी हुई है तो वो इस प्रकार का सिनारियो क्रिएट कर रहे हैं कि नेपाल और भारत के बीच में दूरी हो जाए। इसका एक जीता जाता सबूत और निकलकर सामने आया है। जिस प्रकार से मालदीव में पहले चाइना बैक्ड गवर्नमेंट थी, भारत विरोधी वो काम कर रहा था, पर मालदीव का स्टैंड यहां पर आप देखिए कि जब भारत के समर्थन वाली सरकार वहां पे बन गई है, मोहम्मद सोलिह की सरकार बन गई है, 2018 में हुई थी, तब उन्होंने ओआईसी में, अब जाके ओआईसी में हमारा समर्थन किया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, आप जानते होंगे ओआईसी का फुल फॉर्म है, जिसमें पाकिस्तान हमेशा से ही भारत के खिलाफ बोलता है और भारत में इस्लामोफोबिया इन इंडिया का नारा उन्होंने दिया हुआ है कि भारत में इस्लामोफोबिया है। तो इसका प्रतिकार करते हुए मालदीव ने यह कहा है कि भारत में इस प्रकार की कोई भी चीज नहीं हो रही है। सोशल मीडिया के कुछ पोस्ट देख के उस देश की मानसिकता या उस देश के गवर्नमेंट की मानसिकता को जज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि मालदीव में जब नई गवर्नमेंट बनी तो भारत के प्रधानमंत्री आए, भारत में नई गवर्नमेंट बनी तो भारत के प्रधानमंत्री की जो मालदीव की यात्रा थी वो सबसे पहली यात्रा थी स्वेरिंग सेरेमनी के बाद। तो भारत और मालदीव के बीच में एक अच्छा रिलेशन है, क्योंकि मालदीव भी इस्लामिक कंट्री है और रिलेशन खराब नहीं है। इसके अलावा कुछ यूएई को ले लें, आप बांग्लादेश को ले लें, जो मॉरिशस है उसको ले लें, ये सभी जो देश हैं वो इस्लामिक देश हैं, पर इनके साथ भारत का अच्छा रिश्ता है और यह भारत को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी दे चुके हैं भारत के प्रधानमंत्री को। तो किस प्रकार से इस्लामोफोबिया इन इंडिया चल रहा है ये उनके पल्ले नहीं पड़ रहा और इस प्रकार का पूरा क्लैरिफिकेशन उन्होंने ओआईसी में दिया, जो कि भारत के लिए एक बेहतरीन बात मानी जा सकती है। तो ये किसी देश में जो गवर्नमेंट होती है वही इस प्रकार की चीजें कर सकती है। वो जिस देश के बैक्ड गवर्नमेंट होगी उसी देश के लिए ही बात करेगी। वही बात करें चाइना के डिफेंस बजट की, तो इसमें लगभग 6.6% का उछाल आया है। पुराना जो उनका बजट था वो 177.4 बिलियन डॉलर का था, अब वो बढ़ के 179 बिलियन डॉलर होने वाला है। इसको प्रोजेक्ट कर दिया गया है, इसको वो अपनी जो भी संसद होती है उसमें उन्होंने प्रोजेक्ट कर दिया है। तो इसमें 6.6% का जो उछाल देखने को मिल रहा है वो बहुत ज्यादा नहीं है, बजाय जो कि पिछले दिनों हमें चाइना के डिफेंस बजट में देखने को मिल रहा था। उसका सबसे बड़ा कारण यह माना जा रहा है जो चाइनीज वायरस का महामारी फैला है उससे उनकी इकॉनमी भी थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, जिसके कारण इस प्रकार का जो बजट है उसमें उछाल जो देखने को है वो कम मिल रहा है। पर वहीं ये बजट भारत के 3 गुने से ज्यादा के बराबर है, यानी कि अभी भी भारत को इसको प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। इसके अलावा भारत की खुद ही इकॉनमी खराब हो रही है, तो जो डिफेंस बजट है अगले साल के लिए वो हमारा कम होना तय है। इस साल के लिए ऑलरेडी कम हो गया है, जो प्रोजेक्ट किया गया था उससे कम हो गया है। जो भी डिफेंस बजट रखा गया था वो दूसरे कामों में लगाया जा रहा है। तो भारत जहां डिफेंस बजट कम होता जा रहा है, वहीं चाइना ने अपना फिर से डिफेंस बजट बढ़ाया है। वहीं यूएस में चाइना के खिलाफ एक बिल सामने आया है और अभी इसको सीनेट ने पास भी कर दिया है। इस बिल में यह कहा गया कि जितनी भी चाइनीज कंपनी है उसको जो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है उसमें जो लिस्टिंग की गई है उसको डी लिस्ट किया जाएगा। इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि अलीबाबा, बैडू जो कि चाइना की बड़ी कंपनियां हैं उनको भी डी लिस्टिंग करेंगी। तो डी लिस्टिंग की इस खबर के बाद अलीबाबा के कुछ 2% तक शेयर गिर गए और यह उनका आंतरिक मामला है। अमेरिका और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रही है उसका एक बड़ा रूप हमको ये देखने को मिल रहा है। वही बात करें भारत और चाइना के रिश्तों की, तो जो बॉर्डर पे फेस ऑफ हमें देखने को मिल रहा है, लद्दाख एरिया में फेस ऑफ देखने को मिल रहा है। भारत ने यह कहा है कि किसी भी सीमा उल्लंघन भारत के द्वारा नहीं किया गया, कोई भी सीमा उल्लंघन नहीं किया गया है। और अब जो चाइना वहां पर रोड़े अटकाया हुआ है, आपको पता होगा कि चाइना ने कई ट्रूप वहां पर डिप्लॉय कर दिए हैं। इसके अलावा वहां पर गाड़ियां लगा दी गई हैं ताकि जो हमारा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था वो आगे न बढ़ सके। वहां पे रोड कंस्ट्रक्शन का भारत की तरफ से काम किया जाता है वो आगे न बढ़ सके। भारत ने कहा है कि इस कारणों से भारत की जो नॉर्मल पेट्रोलिंग है वो भी बाधित हो रही है। भारत और चाइना मिलकर बैठ के बात कर रहे हैं पर अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। चाइना का यह कहना है कि भारत उनकी सीमा में रोड बना रहा है, पर भारत ने यह कहा है कि वो किसी भी प्रकार से उनकी सीमा में रोड नहीं बना रहे, वो अपनी सीमा में रोड बना रहे हैं। भारत अपनी सीमा में रोड बना रहा है। तो
देखते हैं इसका क्या निर्णय निकलकर सामने आता है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।